हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं बैक्टीरिया से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये बैक्टीरिया का पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज 1676 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने किया था। कैसे किया था? उन्होंने अपने मुख के सलाइवा और बरसात के जल में कुछ छोटे छोटे उन्हें एनिमलक्यूल्स दिखाई दिए, उसका नाम ही उन्होंने एनिमलक्यूल्स रखा था। कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, उन्हीं का नाम उन्होंने एनिमलक्यूल्स रखा था। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में। कहाँ पे देखा था? अपने मुख के सलाइवा और बरसात के जल में। और उन छोटे जीवों को उन्होंने जो नाम दिया, वो नाम एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। बैक्टीरिया शब्द उन्होंने नहीं दिया था। बैक्टीरिया शब्द एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाय। बैक्टीरिया टर्म का यूज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरनबर्ग ने। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? यहाँ पर नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला विकल्प है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। केंद्रक और केंद्रक कला का ना पाया जाना। तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है, जबकि पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला विकल्प तो हमारा होगा नहीं। दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स की अनुपस्थिति। तो ये भी जो है सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो दूसरा भी हमारा नहीं होगा। फिर तीसरा विकल्प है एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का एब्सेंस, ये कोई प्रोकैरियोटिक का फीचर नहीं भाई। जेनेटिक मटेरियल तो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद चौथा लिखा है एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। तो ये भी सही बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला विकल्प, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे दे रहा है कि एब्सेंट होता है। तो ये बात सही नहीं है। ये पूछा था इनमें से कौन सा फीचर हमारा सही नहीं है। तो ये नहीं वाला मामला कभी कभी गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लिखा है द सेल ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस रिमेन अरेंज इन फॉर्म ऑफ। कि जो स्ट्रेप्टोकोकस श्रेणी के बैक्टीरिया होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? तो अरेंजमेंट आपको पढ़ाया गया है। अगर बैक्टीरिया मोनोकोकस है, कोकस शब्द का मतलब होता है बैक्टीरिया का आकार गोलाकार, तो वो एक गोलाकार होगा। अगर दो गोलाकार है तो उसे हम लोग इस तरीके से बोलते हैं डिप्लोकोकस। और अगर दो से ज़्यादा कई गोलाकार सेल इस तरीके से मिलकर के एक चैन बना लेती हैं तो उसी को बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे देखिए, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होंगे उनमें जो गोलाकार सेल की अरेंजमेंट होती है वो चैन की तरह होती है। तो यही हमारा पे सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा यहाँ से सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया शो सिमिलरिटी इन। कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है? तो पहला है प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये कोई सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये सिमिलरिटी नहीं होगी। इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट विकल्प पर, जो कि नीचे यहाँ पे दिया गया है। ये रहा विकल्प ऊपर की तरफ यहाँ पर। लिखा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल की उपस्थिति, तो सभी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाए ये जरूरी नहीं है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। तीसरा है एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, तो एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, हाँ यही सिमिलरिटी है, क्योंकि जो ट्रू न्यूक्लियस है वो ना तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और ना ही जो हमारे एक्चुअल एल्गी होते हैं उनमें होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि न्यूक्लियस की अनुपस्थिति, यही दोनों में सिमिलरिटी होती है, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विब्रियो विब्रियो का आकार कैसा होता है, तो ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से, कामा शेप, क्योंकि जो विब्रियो होता है इसे कालरा रोग होता है। विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया का नाम है और इसका जो शेप है वो इस तरीके से कुछ कामा के आकार का बनता है। अंगुली से बहुत सही नहीं बन रहा है बैक्टीरिया का शेप, तो ये जो है कामा के आकार का होता है। तो यहाँ से विब्रियो काफ़ी कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि विब्रियो का शेप कैसा होता है, तो ये कामा के आकार का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कि बैक्टीरिया में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, तो ये पीली के आधार पर किया जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, अगर इसमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाइप नुमा निकली होती है, ये अगर मौजूद है इसे पीली कहते हैं। तो पीली का पाया जाना ये दिखाता है कि वो F+ बैक्टीरिया है, और जिनमें पीली नहीं होती वो F- होता है। तो पीली के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं बैक्टीरिया का सेक्स क्या होगा, ये मतलब डोनर होगा या फिर रिसिपिएंट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा पीली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड, कि इस प्रकार से मान लीजिए बैक्टीरिया का शेप है और कह रहा है कि इसके एक एंड पर अगर यहाँ पर फ्लैजिला का एक टफ्ट है, मतलब गुच्छा होता है, तो एक गुच्छा अगर बना है तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है लोफोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होगा कि जब यहाँ पर एक बैक्टीरिया हो और उसके एक एंड पर एक फ्लैजिला हो, तो इसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। इसके बाद एम्फीट्राइकस क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया हो और यहाँ पर दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिलम हो, तो उसे बोला जाता है एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या होता है कि बैक्टीरिया के चारों तरफ इस तरीके से अगर फ्लैजिला निकले रहें तो उसे कहा जाता है पेरीट्राइकस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक एंड पर पूरा बैक्टीरिया के अगर फ्लैजिला का एक गुच्छा पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला आर, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एट्राइकस कहते हैं। ए मतलब होता है एब्सेंट, तो उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, उन्हें एट्राइकस बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा, एट्राइकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्लैजिला अटैच्ड ऑल अराउंड इन बैक्टीरियम सेल इज कॉल्ड, अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला अरेंज है तो उसे क्या कहते हैं। अभी हमने बताया था इन्हें पेरीट्राइकस कहा जाता है। अगर बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ फ्लैजिला मौजूद हैं ढेर सारी संख्या में, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। बाकी मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन बैक्टीरिया द कंडीशन होयर ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड, कि यहाँ पे बैक्टीरियम है और इसके एक पोल पे कह रहा है कि केवल एक सिंगल फ्लैजिलम है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, तो इन्हें बोला जाता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। तो ये भी इसके पहले हम बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इच, कि एक ऐसी कोशिका है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो ऐसी सेल क्या होगी। भाई अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल होगी, और ये इसका जवाब यहाँ पर बैक्टीरियल सेल हो जाएगा, क्योंकि स्पंज जो है ये आप जब जूलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पंज आप
आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये तो यूकैरियोट होते हैं। प्रोटोजोवन जो होते हैं ये भी यूकैरियोट होते हैं। स्पर्म सेल, स्पर्म मनुष्य में जो पाए जाते हैं तो ये भी यूकैरियोट सेल है। तो यहाँ पे जो तीनों विकल्प दिए गए हैं बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी यूकैरियोट है। तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर पूछा है किसमें डिवाइड होता है, मतलब अनुपस्थित होता है, तो सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल सेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो ये आपको पढ़ाया गया था विधिवत कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नाग और एक होता है नाम। ये पढ़ाया गया था। एक का पूरा नाम है एन एस्टिल ग्लूकोसामीन और एक का नाम है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। तो इन्हीं की बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकान के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनट कट करते हैं, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज, कि बैक्टीरिया में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होता है। पहला विकल्प है गाल्गी बॉडी, तो गाल्गी बॉडी तो होगा नहीं क्योंकि ये यूकैरियोट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोट में होता है। प्लाज्मिड प्लास्टिड है, डी वाला विकल्प प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड मीन्स लवक होता है, लवक भी यूकैरियोट प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो सही जवाब होगा 13 का राइबोसोम होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि बैक्टीरिया में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन, कि बैक्टीरिया में जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका हम फिगर देख लेते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहा जाता है और मीसोसोम को यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष माना जाता है। तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही काम यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में मीसोसोम करता है। तो मीसोसोम के अंदर ही इसके रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भरे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा, मीसोसोम। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा है वही मीसोसोम आर फाउंड इन, कि मीसोसोम किस में पाए जाते हैं। तो मीसोसोम बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। जो बैक्टीरिया की इनर सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को हम मीसोसोम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आर प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स क्या है। तो पहला वायरस, तो वायरस तो है नहीं प्लाज्मिड। न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नए प्रकार का जीव, ये भी नहीं सही है। जेनेटिक यूनिट ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, जो जेनेटिक यूनिट ऑफ बैक्टीरिया होती वो तो डीएनए आरएनए में से होगा ही, यहाँ पर जनरली डीएनए ही होता है। इसके बाद 16 नंबर का दिया है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, यही सही है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है एक तो हमारा जो डीएनए का बना हुआ न्यूक्लियाइड पाया ही जाता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा राउंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है राउंडेड, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। तो यहाँ से हमारा ये प्लाज्मिड सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट, सुपर नहीं, ठीक है, लिखा है जीन्स व्हिच कन्फर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड ऑन, कि बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं या रेसिस्टेंट प्रदान करते हैं उसके जीन कहाँ पर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, विकल्प इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का, ये रहा ऊपर विकल्प। पहला विकल्प दिया है पॉलीराइबोसोम्स, तो ये तो हमारा होगा नहीं।
प्लाज्मिड, यही सही हो जाएगा कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसी में ये 3 टाइप के हो सकते हैं। ये फैक्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो एक होता है आर फैक्टर, आर मीन्स होता है रेसिस्टेंट फैक्टर, एक होता है आपका कोल फैक्टर। तो इस आधार पे कई फैक्टर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। तो जो आर फैक्टर होता है वही यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेसिस्टेंट प्रदान करता है बैक्टीरियल सेल को। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा प्लाज्मिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट ड्रग रेसिस्टेंट इज कॉल्ड एज। ड्रग रेसिस्टेंट देखिए वही पूछा है यहाँ पर, तो आर फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर। प्लाज्मिड का ऐसा टाइप, प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक आर फैक्टर होता है। तो आर फैक्टर जो होता है ये ड्रग रेसिस्टेंट होता है, अर्थात एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है बैक्टीरिया को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ए म्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनेबल टू सिंथेसाइज ए कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि म्यूटेंट हो गया है, जिसमें म्यूटेशन हो गया है और ये अपने लिए रिक्वायर जो कंपाउंड है उसका सिंथेसिस नहीं कर पाता है, लेकिन अगर इसे वो कंपाउंड दे दिया जाए तो ये ग्रो कर सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया को ऑक्सोट्राफ बोला जाता है, मतलब कि बाहर से हम उसे पोषण प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मतलब ये कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है, इसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया है कि इसके वृद्धि के लिए जो पदार्थ इसको बना लेना चाहिए वो बना नहीं पाता है। तो अगर हम बाहर से इसको वो चीज़ें दे दें, वो मटेरियल दे दें, तो ये ग्रो कर सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑक्सोट्राफ बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया दैट आर पैथोजेनिक इन द बॉडी ग्रो एट टेम्परेचर। कि ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पैथोजेनिक होते हैं, रोगकारक होते हैं, वो किस टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं? तो ये एट मीसोफिलिक टेम्परेचर, यहाँ से जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोफिलिक टेम्परेचर पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इनमें से कौन CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने का काम करता है? तो ये काम करेगा यहाँ पर रोडोस्पाइरिलम। बाकी जो नाइट्रोबैक्टर और राइजोबियम वगैरह हैं ये सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर रोडोस्पाइरिलम जो है ये हेट्रो ऑटोट्राफ है। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा रोडोस्पाइरिलम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस। कि किसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता है? तो देखिए भैया, जितने भी बैक्टीरिया हैं किसी में भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग जल नहीं लेते हैं। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा रोडोस्पाइरिलम। जो नास्टाक है तो ये नास्टाक आपका आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत। तो यहाँ तो इसकी कोई बात ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जिनमें होगा तो वो आपका रोडोस्पाइरिलम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इनमें से बैक्टीरिया में कौन सा एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड नहीं है? तो ट्रांसडक्शन आपने पढ़ा है कि ट्रांसडक्शन के द्वारा बैक्टीरिया में रूपांतरण होता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, कॉन्जुगेशन भी पढ़ा, लेकिन ट्रांसलेशन जो है ये बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेशन से संबंधित नहीं है। ट्रांसलेशन जिस समय आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर mRNA से प्रोटीन के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो ये ट्रांसलेशन यहाँ पर बैक्टीरिया में यहाँ से इसका कोई दूर दूर से भी संबंध नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से संबंधित।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया था? तो वो ग्रिफिथ ने किया था। ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया है वीडियो लेक्चर्स में कि उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे, एक आर स्ट्रेन और एक यस, आर सेकंड और यस थर्ड, और उन्होंने चूहे में इंजेक्ट कर कर करके ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किया था, तो वो ग्रिफिथ ने किया था। बाद में एबेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी ने उनके प्रयोग को सिद्ध भी किया कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी में, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की खोज किसने किया था? तो लीडरबर्ग और टाटम ने 1946 ईस्वी में कॉन्जुगेशन की खोज किया था। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि किस बैक्टीरियम में किया था, तो वो ई कोलाई में किया था। ई कोलाई आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर ले चलें, हाँ लिखा है यहाँ से कि ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाई। कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसडक्शन होता है वो किसके द्वारा संपन्न होता है? तो वो भाई फेज वायरस के द्वारा होता है। जो टी फेज वायरस होते हैं उन्हीं के द्वारा ट्रांसडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। बाकी प्लाज्मिड वगैरह तो बैक्टीरिया के अंदर खुद ही होता है, इसका कोई रोल नहीं है। या फैक्टर, कास्मिड, ये सब बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। जो फेज बैक्टीरिया होते हैं, आपको अगर फिगर ध्यान आ रहा है, इस प्रकार से बैक्टीरियम बना था और यहाँ पर ऊपर से ये फेज बैक्टीरिया इन पर अटैक करता है। इसका दोनों का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कंबाइंड होता है, फिर यहाँ पर नए फेज बनते हैं, ये जाकर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो यही ट्रांसडक्शन का प्रयोग था, ये आपको विधिवत पढ़ाया गया है। तो ये जो है फेज वेक्टर्स के द्वारा संपन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, बैक करते हैं, हाँ, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा पैलिडम। इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है? तो ये सिफाइलिस रोग है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये एसटीडी के अंतर्गत आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सिफाइलिस रोग। इसके बाद नेक्स्ट है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय। निमोनिया किसके द्वारा होता है? तो यहाँ से देखिए, हो सकता है ये दिख ना रहा हो, बी विकल्प में यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया। तो निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, जिसके द्वारा निमोनिया रोग होता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरियम का ये पहला पार्ट में 28 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।